विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव आज इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 5 यात्रियों के नज़रिए, इसका उपभाग इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। हमने कल के वीडियो में अल बिरूनी का संस्कृतवादी परंपरा पर विचार किया था, उसकी बात की थी हमने। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर भी हमने प्रकाश डाला था। किंतु आज का विषय इब्न बतूता तथा अनजाने को समझने की उत्कंठा। इब्न बतूता भारत में 14वीं शताब्दी के आसपास आया था। 14वीं शताब्दी तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। यानी जब वो 14वीं शताब्दी में भारत आया तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसे संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था। यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन हो चुका था हमारे अन्य देशों के साथ कि हम एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान, वहाँ आना जाना, जान पहचान, वस्तुओं का खरीदना बेचना सब कुछ कर सकते थे। जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, यानी पूरब में चीन से लेकर के पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। मतलब उसने चीन की यात्रा की, अफ्रीका महाद्वीप से तो वो था ही, और इसके साथ साथ यूरोप की भी उसने यात्राएं की थी। कहा जाता है कि उसने शायद रसिया की भी यात्रा की हो। पवित्र पूजा स्थलों को देखा। इन विभिन्न देशों की यात्राएं की और वहाँ के पवित्र पूजा स्थलों को देखा। विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया। इन देशों के जो विद्वान लोग होते थे उनके साथ और यहाँ के जो शासक होते थे उनके साथ समय बिताया। कई बार तो वो न्यायाधीश अर्थात काजी के पद पर भी रहा। जैसा कि भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी बनाया था। इसके बाद मालदीव में भी वो 18 माह तक काजी के पद पर रहा। तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग भी किया। जो भी शहर थे दुनिया के बड़े बड़े शहर, यहाँ की जो विश्ववादी संस्कृति वो संस्कृति होती है जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। सब विश्व के लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, संस्कृति को ग्रहण करते हैं। ये संस्कृति विश्ववादी संस्कृति कहलाती है। और उस समय 14वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े शहर थे दुनिया के, उनमें विश्ववादी संस्कृति को अपनाया गया था। एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करने के गुण लोगों में थे। जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। यानी ऐसे देशों में जहां विश्ववादी संस्कृति का उपभोग इब्न बतूता ने किया था, वहां अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों आपस में विचारों का आदान प्रदान करते थे। यानी 3 लैंग्वेज में विचारों का आदान प्रदान होता था, अरबी, फारसी और तुर्की। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की, जो लोग धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे, धर्म के प्रति इनकी निष्ठाएं थीं। ऐसे राजाओं जो निर्दयी, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ ऐसे राजा थे जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे। कुछ राजा निर्दयी थे और कुछ दयावान भी थे। निर्दयी का मतलब वो दंड कठोरता से देते थे। कुछ लोग दयावान होते थे जो आसानी से क्षमा कर देते थे। तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थीं। कुछ सामान्य पुरुषों की, कुछ महिलाओं की, उनके जीवन की कहानियां भी इसमें सम्मिलित थीं। सामान्य पुरुषों की, कुछ महिलाओं की कहानियां भी उसने पढ़ी थी, देखी थी इब्न बतूता ने। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। जब वो किसी
महिला की या किसी पुरुष की, किसी निर्दयी राजा की या किसी दयावान राजा की कोई कहानी पढ़ता था या किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति की कहानी पढ़ता था, तो उसको पढ़ने के पश्चात उसको जो चीज़ अपरिचित लगती थी उसको वो रेखांकित करता जाता था, अंडरलाइन करता था। जैसे आप लोग कभी घर पर रीडिंग करते हो, सेल्फ स्टडी जब करते हो, और जो शब्द कठिन आ जाते तो उनको आप अंडरलाइन कर लेते हो और बाद में आकर के यहाँ पूछ लेते हो। तो इसी प्रकार से इब्न बतूता भी जब पढ़ता था और जो अपरिचित वस्तुएं, अपरिचित सामग्री उसको मिलती थी, उसको वो रेखांकित कर लेता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। ऐसा इसलिए होता था कि सुदूर क्षेत्रों में विराजे पाठक और श्रोता इसको सुगमता से समझ सकें। चूँकि हमारे लिए कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री ऐसी आती है जो पहली बार अपरिचित हो हम उससे, तो हम उसको रेखांकित करते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं जिससे हम अन्य लोगों को समझा सकें। इसी क्रम में इब्न बतूता नारियल तथा पान पत्ते की बात करता है। नारियल तथा पान, ये दोनों चीजें इब्न बतूता के लिए नई थी, अपरिचित था वो इन दोनों चीजों से। इब्न बतूता ने जब नारियल का वृक्ष देखा तो उसने लिखा, क्या लिखता है, किसी से समानता में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो यूरोप के लोग केवल खजूर के बारे में जानते थे। जो डेट्स का पौधा होता है, वृक्ष होता है, उसके बारे में वो जानते थे, खजूर के वृक्ष में। तो वो लिखता है कि भारत में एक खजूर के जैसा ही अन्य वृक्ष भी हमें मिला है जो बिल्कुल खजूर के जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि खजूर के वृक्ष में खजूर के फल लगते हैं और इसमें जो फल लगता है उसका वो वर्णन करता है, इसमें नारियल लगते हैं। कहता है इसमें जो फल लगता है वो पूरी तरह से मनुष्य के सिर की तरह होता है। लिखता है मानव सिर जैसे गिरीदार फल, गिरीदार फल। क्या लिखता है वो? इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। मतलब उसके पाठक, उसको भाषा को जानने वाले यूरोपीय लोग या अफ्रीकी लोग नारियल को नहीं जानते थे। तो वो लिखता है मानव सिर जैसे गिरीदार फल, वो लिख देता है मानव सिर जैसे गिरीदार फल। एक स्रोत में लिखता है वो। और नारियल का वर्णन इब्न बतूता कुछ इस प्रकार करता है, ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। क्या लिखता है वो? कहता है ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा विस्मयकारी तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी। सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। वो कहता है ये हू बहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, हू बहू खजूर, जिसको हम डेट बोलते हैं अंग्रेजी में, खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। यानी उसको नारियल का जो पौधा
फल है वो कैसा दिखता है, हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। अभी तो नारियल के वृक्ष की बात करता है। इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद के, कहता है यानी खजूर में और नारियल में कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। सिवाय एक अपवाद के इनमें कोई अंतर नहीं है। और वो अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब होता है दोष। एक दोष है इनमें, दोनों बराबर है, खजूर की तरह है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, केवल एक दोष के। और वो दोष क्या है? एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। वो कहते हैं एक से काष्ठ, काष्ठ मीन्स लकड़ी होती ना, काष्ठ फल प्राप्त होता है। दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का जो फल होता है वो मानव सिर से मेल खाता है, मानव सिर से मेल खाता है। और यहां हम बनाएंगे एक नारियल। थोड़ा सा नारियल ये है। वो क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है। जब हम नारियल लेते हैं तो नारियल में हमें दो आंखें और एक मुख दिखता है। आप देखोगे उसमें एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से होता है छिद्र नीचे की तरफ, इस सिरे की तरफ। अब ये मुख हो गया और इस पर बालों के लिए जटा होते हैं। नारियल के फल पर जटा, जो इनको बाल या केस कह सकते हैं, मनुष्य के सिर जैसा फल। इस प्रकार से बहुत घने इस पर ये जटाएं होती हैं नारियल के उस पर। तो इब्न बतूता लिखता है कि इसके ऊपर जो जटा होते हैं वो बालों की तरह प्रतीत होते हैं, इसीलिए उसने नारियल के फल की तुलना मनुष्य के सिर से की है, और वो भी गिरीदार। अंदर इसमें एक परत होती है सफेद गिरी की, जिसको हम खाते हैं। अब यहां वो और क्या कहता है इसके बारे में? जो नारियल के जो जटा होते हैं, इनसे लोग, भारत के लोग रस्सियां बनाते हैं, ऐसा उसने लिखा है। और जहाज जो होते हैं पानी में चलने वाले जहाज, इनमें लोहे की कील लगाने के स्थान पर जटा की रस्सी का प्रयोग करते हैं। चूंकि लोहे की कील पानी में गल जाती है, जब जहाज महीनों पानी में चलता है, कभी कभी तो 6-6 महीने पानी, चूंकि रहना ही पानी में है जहाज को, जहाज का जो नीचे का तल होता है वो हमेशा पानी में रहता है, तो लोहे की कील होती है, वो जल्दी गल जाती है जंग आने के कारण या अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण। किंतु जटा एक ऐसी रस्सी होती है, नारियल के जटा की बनी हुई रस्सी जो होती है, वो कभी पानी में सड़ती और गलती नहीं, इसलिए इसका प्रयोग जहाजों में भी किया जाता है। इसके बाद इब्न बतूता ने स्रोत 7 में पान का प्रयोग किया है। वो क्या कहता है? पान, यहां पान का प्रयोग कर रहा है। पान का पत्ता हमारे यहां बड़ा प्रसिद्ध है।
इब्न बतूता ने तो पान का वर्णन किया है। एक बार एक इलाहाबाद का बालक था और उस बालक ने एक बार पान के ऊपर गाना गा दिया था तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। अपनी उसी अवधी भाषा में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी ने ये गाना गाया था। वो कौन सा? बनारस वाला पान, खई के पान बनारस वाला। और वो क्या कहते हैं, खुल जाए बंद अकल का ताला। जो बनारस का पान खा लेता है उसकी जो अकल पर बंद ताला पड़ा है वो खुल जाता है। कहना चाहते थे वो कि पान खाने से अक्ल आ जाती है लोगों में। यहाँ इस बात को समझो, साहित्यकार जब भी कुछ लिखता है तो इसका मतलब केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, ज्ञान भी होता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि पान केवल वयस्क लोग ही उपयोग करें, छोटे बच्चों को ना खिलाया जाए, क्योंकि जब तक आप छोटे रहते हैं, अवयस्क रहते, तो आपकी अक्ल बंद पड़ी हुई होती है। लेकिन जैसे ही आप पान खाने के योग्य हो जाते हैं तो आपकी अक्ल भी खुल जाती है। हमारे देश में तो पान की बहुत सी दास्तान है, बहुत सी कहानियां हैं। अमिताभ बच्चन जी ने तो जो कहा है सो कहा है। ये साथ साथ हम आपको और बता दें, पान का मतलब एक संकल्प एक वीणा से भी होता था। जब किसी लड़के की एंगेजमेंट हो जाती है और शादी की गूंज उसे सुनाई देने लगती है कानों में, तो सबसे पहले उससे संकल्प लिया जाता है और एक भाई अपने होने वाले बहनोई जी को पान खिलाता है कि आज आप इसको खा लें और आज से आप ये संकल्प लें कि हमारी बहन की सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका भरण पोषण, उसको प्रसन्न रखने का दायित्व तो आज से आपका है। अभी तक हमारी थी, अब तुम्हारी हुई। इसे दुख दोगे दुखी होगी, सुख दोगे सुखी होगी। तो वहां भी पान खिलाया जाता है। जब किसी लड़के का एंगेजमेंट होता है, उसकी सगाई जब होती है तो उसको पान खिलाया जाता है। हमारे यहाँ क्षत्रियों में जब युद्ध के लिए जाते थे तब भी उनको पान खिलाया जाता था, विक्ट्री के लिए कि आप विजय होकर के आएंगे। तो पान हमारे लिए देश में बहुत से शुभ अवसरों पर प्रयुक्त किया जाता है। हम जब भी कभी कोई पूजा या अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं, तो देवताओं पर भी हम पान समर्पित करते हैं। चूँकि पान को एक दृढ़ संकल्प की ओर संकेत करता है। पान खाने के बाद व्यक्ति संकल्पित हो जाता है, चाहे वो सगाई हो, चाहे युद्ध हो। हमारे यहाँ तो स्वयंवर प्रथा के बाद एक ऐसी प्रथा भी आ गई थी हमारे समाज में कि पान का बीड़ा विभिन्न प्रकार के राजकुमारों और राजाओं के पास पान का बीड़ा भेजा जाता था। जिसकी लड़की का विवाह होना होता था, वो शासक विभिन्न राजकुमारों और विभिन्न शासकों के पास एक बीड़ा भेजता था। जो उस बीड़ा को चबा लेता था उसको उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। यदि वो लड़की के पिता अर्थात उस शासक को पराजित कर देता था, पिता और भाइयों को पराजित कर देता था, तो वो अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देते। अन्यथा युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था। इसलिए लोग बड़े सोच समझ के बीड़ा चबाते थे। कभी कभी हमारे देश में एक और प्रथा है, पान के साथ सुपारी। सुपारी एक जायफल जैसा फल होता है। इब्न बतूता ने यहाँ वर्णन किया है, क्योंकि यूरोप के लोग सुपारी नहीं जानते थे तो कहता है जायफल जैसा फल होता है। पान के पत्ते का लोग सेवन करते हैं। ये पत्ते अंगूर की बेल जैसा होता है।
जैसे अंगूर का पौधा होता है वैसे ही पान का पौधा होता है, उसी के जैसा पत्ता होता है। जैसे इब्न बतूता ने नारियल के पौधे की तुलना खजूर से की है, उसी प्रकार पान के पत्ते की तुलना अंगूर के पत्ते से करता है और कहता है कि अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें अंगूर आते हैं, इसमें केवल पत्ते के लिए ही उगाया जाता है। जो पान का पौधा होता है केवल पत्ते के लिए उगाया जाता है, पत्ते का ही उपयोग होता है। और इस पान को लोग खाने से पहले इसमें सुपारी डालते हैं। सुपारी के बारे में वो लिखता है, ये भी अपरिचित था सुपारी से, तो क्या लिखता है, सुपारी जायफल के जैसा होता है, काष्ठ फल जैसे भी होता है एक तरह से। इसके टुकड़े किए जाते हैं और इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं जो चबाने में आसान होते हैं, और इनको पान के बीच में रख करके फिर पान खाया जाता है। ऐसा इब्न बतूता ने लिखा है सुपारी के बारे में। और हमारे यहाँ सुपारी का अर्थ समझो, पान अकेला नहीं खाया जाता है, पान के साथ सुपारी, और सुपारी भी संकल्प में आती है। आप लोग भी सुपारी ले लो, बेस्ट से बेस्ट परसेंट लाने की, बेस्ट से बेस्ट नंबर लाने की, अधिकतम अंक लाने की आप लोग एक एक सुपारी ले लें। सुपारी संकल्प का प्रतीक होती है। और हमारे यहाँ जो कुछ भाई लोग होते हैं अंडरवर्ल्ड के, आपने मूवियों में देखा होगा, वो किसी के नाम की सुपारी ले लेते हैं। सुपारी ली और सुपारी दी भी जाती है। आप राधा के नाम की सुपारी ले लो, तो एक सुपारी का मतलब है संकल्पित हो जाना। आप एक प्रकार से संकल्प ले लें और उस संकल्प को पूरा करें जब तक आपने ये सुपारी ले ली। सुपारी लेने का मतलब यही होता है। हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में भी सुपारी का और पान का प्रयोग होता है। तो इब्न बतूता ने पान के बारे में लिखा है, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। उसकी सुपारी के टुकड़ों को पान की पत्तियों के साथ चबाया जाता है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। आज हम इब्न बतूता को कुछ भारतीय शहरों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पान और सुपारी की आपको जानकारी मिल चुकी है। और इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीपों के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। यानी इब्न बतूता ने देखा कि उपमहाद्वीप के जो शहर थे, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो शहर थे, उन लोगों के लिए उपयुक्त माना, व्यापक अवसरों से भरपूर माना, जिनके पास आवश्यक इच्छा तथा साधन और कौशल है। इच्छा मतलब काम करने की इच्छा हो, साधन हो उनके पास, और कौशल यानी उनके अंदर एक स्किल हो, काम करने की, वर्क करने की उनके अंदर कुशलता हो। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। यानी दिल्ली जैसे शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। कभी कभी यहाँ क्या होता था, युद्ध हो जाते थे। दिल्ली एक ऐसा शहर है, उपमहाद्वीप के जो बड़े बड़े शहर थे वो ऐसे शहर थे जहाँ अधिकांशतः युद्ध हुआ करते थे। चाहे वो विजयनगर हो, चाहे हमारा दिल्ली हो। प्राचीन काल में मुंबई, कोलकाता और मद्रास तो थे ही नहीं, ये तो गांव थे, और छोटे से गांव से बड़े शहर बनाए गए। अंग्रेजों के द्वारा इनको स्थापित किया गया। ये मछुआरों के गांव थे, मछली पकड़ने वालों के गांव थे। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनका विस्तार बाद में हुआ है। हम किसी दिन समाजशास्त्र में आपको बताएंगे इनके विस्तार के बारे में। तो इन शहरों के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि यहाँ पर युद्ध तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस यहाँ के लोगों ने सहन किए हैं। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में
भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे। इब्न बतूता लिखता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो शहर थे, इन शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। यानी इब्न बतूता ने जब दिल्ली को देखा तो कहता है ये विशाल बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ की आबादी भी ज़्यादा बताई इब्न बतूता ने। दौलताबाद, दौलताबाद ये महाराष्ट्र में है, ये भी कम नहीं है। इब्न बतूता ने दौलताबाद का भी जिक्र किया है, जहाँ एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित किया था। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। इसके बारे में भी इब्न बतूता लिखता है, और उसको भी उसने कम नहीं आंका। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, राजधानी परिवर्तन भी हुई थी, तो उसने देखा था दिल्ली जैसा ही, क्योंकि दिल्ली की जगह फिर दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था, तो उसको भी उसने कम नहीं आंका है। और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था, यानी दौलताबाद इतना आकार था उसका कि दिल्ली को चुनौती दे सकता था। आज हम एक स्रोत इसमें दिल्ली के बारे में बात करेंगे। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया जाता है। दिल्ली उस समय के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसको दिल्ली नाम से पुकारा जाता था। दिल्ली को उस समय के ग्रंथों में दिल्ली नाम से पुकारा जाता था। का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है, बड़े क्षेत्र में फैला है और घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दिल्ली शहर के चारों ओर एक प्राचीर बनी है, वो अतुलनीय है। हम आपको यहाँ एक बात बता दें, जो दिल्ली हो या दिल्ली जैसे अन्य शहर हों जहाँ शासक रहा करते थे, एक राज्य होते थे या उनकी राजधानियाँ होती थी, ये परकोटों से घिरे रहते थे। यानी इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कम से कम 2 या 3 दीवारें बनाई जाती थी। दीवारों के आगे खाई खोदी जाती थी, बहुत गहरी खाई होती थी। उस खाई से दीवार की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती थी और उस खाई में पानी भर दिया जाता था, जिससे कि उस दीवार तक कोई पहुंच ही ना पाए। कुछ लोग तो मगरमच्छ इत्यादि भी उसमें डाल देते थे, जिससे उस दीवार तक कोई पहुंच ना पाए। तो दिल्ली की भी एक, दिल्ली चूंकि राजधानी रहा है शुरू से, हिंदुस्तान का हृदय दिल कहा जाता है उसको, तो दिल्ली की जो बस्ती थी, जो बसाहट थी, एक प्राचीर से घिरी हुई थी। एक दीवार थी, बहुत मोटी दीवार, और जिसको प्राचीन काल में जिस प्रकार बनाया जाता था, कुछ किले या महल या प्रसाद, राजप्रसाद जो होते थे, उनको इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था दी जाती थी। इस प्रकार से दिल्ली को बसाया जाता। तो वो कहता है इब्न बतूता, चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 11 हाथ, एक हाथ लगभग 20 इंच का होता है। हाथ को यहाँ से यहाँ तक मापा जाता है और इसकी लंबाई 20 इंच होती है। तो उस समय माप तौल के ज़्यादा हमारे पास मापक चीज़ें नहीं थी, तो हम हाथ से ही माप लेते थे। और जो दीवार बनी हुई है वो कितनी चौड़ी है? दिल्ली की प्राचीर की दीवार 11 हाथ चौड़ी, और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। जो 11 हाथ चौड़ी दीवार बनी है, उसके अंदर रात्रि में पहरेदारों को रुकने के लिए कक्ष बनाए गए। उसी दीवार में द्वारपालों को रुकने के कक्ष बनाए गए। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेराबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए। जो 11 हाथ चौड़ी प्राचीर बनी है दिल्ली की, उसके चारों ओर जो परकोटा बना है, उसमें
अंदर खाद्य सामग्री, जो भी वहाँ पहरेदार हैं उनके भोजन के लिए खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, जब भी उनको ज़रूरत पड़ जाती है बारूद, प्रक्षेपास्त्र जिनसे हथियारों को चलाया जाता है वो, तथा घेराबंदी के काम आने वाली मशीनें के संग्रह हैं वहाँ पर। किसी की घेराबंदी करना तो वैसी मशीनें वहीं रखी। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक दूसरे के छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर का जो अंदर का हिस्सा है, जो बाहर प्राचीर बनी हुई है, बाहर अलग और अंदर अलग, तो अंदर घुड़सवार और पैदल सैनिक रात भर या दिन भर पहरा देते हैं, घूमते रहते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं। खिड़कियां भी बनी हैं, वो किसमें? शहर की ओर खुलती हैं, जिससे शहर देखा जा सकता है, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, नीचे का भाग किससे? पत्थर से बनाया गया है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं, मीनारें भी बनी हैं ऊंची ऊंची। इस शहर के 28 द्वार हैं, यानी जो प्राचीर में कितने? 28 द्वार हैं। तो यानी दिल्ली शहर तक जाने के लिए आपको 28 में से किसी एक द्वार को चुनना होगा, जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। जो बदायूं दरवाज़ा है वो सबसे बड़ा दरवाज़ा है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है, वहाँ एक मांडवी दरवाज़ा है, वहाँ एक अनाज मंडी है। ये उल्लेख इब्न बतूता द्वारा किया गया है, ध्यान रखना। 14वीं सदी की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है, जब इब्न बतूता लिख रहा है। तो मांडवी दरवाजे के अंदर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। यानी दरवाज़ों के नाम विभिन्न प्रकार के नाम थे। बदायूं सबसे बड़ा, मांडवी दरवाजे के अंदर अनाज मंडी है, और गुल दरवाजे के बगल से फलों का एक बागीचा है। इस यानी दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, मुर्दों को दफनाया जाता है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई हैं, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। मेहराब कुछ इस प्रकार से होती ना, गोलाकार, इस प्रकार की होती मेहराब। या तो यहाँ गुंबद बनाया गया, गुंबद नहीं तो फिर मेहराब बना दी गई। कब्र में कंडाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। और जो कब्र होती है वहाँ पर चंपा, चमेली या सुगंधित पुष्प उगाए जाते हैं, जिससे कि हमेशा वहाँ सुगंध आती रहे। तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब वाला चित्र देखिए, ये एक चित्र दिख रहा है, ये तुगलकाबाद दिल्ली का है। चूँकि यहाँ मुस्लिम शासकों ने ज़्यादा शासन किया है, तो उनके नाम से बहुत सी, जैसे बदायूं दरवाज़ा, तुगलकाबाद। आपने ट्रेनों में कभी सफ़र किया हो तो हजरत निजामुद्दीन से आने वाली गाड़ी संख्या 1929 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है, तो हम कह सकते हैं नहीं, उनका वहाँ का भी आज जो नाम है वो हजरत निजामुद्दीन। नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के 2 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे। वो लिखता है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली का बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, केवल के वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाए, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ, बाजार में सामाजिक गतिविधियाँ, ये कैसे संभव हो सकता था? लोग बाजार जाते थे, सामाजिक कार्य भी वहाँ हो जाते थे। चूँकि उस समय इतना संचार की व्यवस्था नहीं थी, हम एक दूसरे तक खबर भी नहीं पहुँचा पाते थे, तो ज़्यादातर मुलाकात बाजार में ही हो जाती थी। लोग जाते थे, अपने परिचितों से भी मुलाकात हो जाती थी बाजार में, और इसी मुलाकात में कुछ सामाजिक कार्य हो जाते थे। हमारा बेटा इतने वर्ष का है, हमारी बेटी इतने वर्ष की है, तो क्यों ना उसका एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाए, वही बात हो जाती थी बाजार में। तो सामाजिक कार्य भी करते थे बाजार। केवल बाजार आर्थिक वस्तुओं के विनिमय का साधन मात्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक कार्यों के लिए और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी ये केंद्र का काम करते थे।
अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। जितने भी बाजार होते थे उनमें एक मंदिर और एक मस्जिद होती थी, जिससे लोग वहाँ जाएं और प्रार्थना भी कर सकें। और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, कुछ मंदिर या कुछ मस्जिदों में नर्तक जो डांस करने वाले होते हैं, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित था। मतलब कुछ मंदिरों में, बाजार में मंदिर या मस्जिद होता था, वहाँ एक मंच बना होता था मंदिर मस्जिद में, जहाँ नर्तक या गाने बजाने वालों के लिए एक स्थान निश्चित होता था। और जब वो आकर के वहाँ गाना बजाना शुरू कर देते थे, नाचना शुरू कर देते थे, तो बाजार में लोगों का मनोरंजन भी हो जाया करता था। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इब्न बतूता नहीं चाहता था कि हम शहरों की समृद्धि का वर्णन करें। हम यहाँ एक बात के लिए आपको थोड़ा सा इससे हट के रोकेंगे। उस समय सिनेमा और थिएटर नहीं थे। ज़्यादातर लोग बाजार जाकर के मनोरंजन इन्हीं मंदिर या मस्जिदों पर जो जगह चिन्हित होती थी नाचने वालों और गाने वालों की, इन्हीं के द्वारा मनोरंजन करके बाजार से लौट आते थे। तो इब्न बतूता का ऐसा भावना नहीं थी, ऐसा उसका विचार नहीं था कि शहरों की समृद्धि का वो वर्णन करे। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। यानी इतिहासकारों ने उसके वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग, शहर के पास जो संपत्ति होती थी वो बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के ग्रहण से प्राप्त कर, यानी गांव से लेते थे टैक्स के रूप में अधिशेष, क्योंकि शहरों में इतनी संपत्ति कहाँ से आती थी। तो वो इतिहासकारों ने लिखा है कि गांव से जो अधिशेष रहता था उससे वो अपना जो टैक्स लगान जो भी आता था उससे वो अपना संपत्ति को इकट्ठी करते थे शहर के लोग। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। भारत की जो कृषि इतनी अधिक उपजाऊ थी, इसका कारण था उत्पादन होने का कि मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। यानी इतनी अच्छी मिट्टी थी कि किसान वर्ष में 2 फसलें उगा सकते थे। यानी हम इब्न बतूता के वर्णन से ये जान सकते कि 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में हमारे यहाँ खेतों में 2 फसलें उगाई जाती थी और इसका कारण उपजाऊ मिट्टी था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी। यानी उसने ये भी बताया, उसके अध्ययन से ये भी पता चलता है कि भारत का व्यापार विदेशों से भी होता था, अंतर एशियाई, एशिया के बाद भी अन्य देशों से होता था, ऐसा उसने बताया। यानी भारत के मांग जो माल होता था, बना हुआ निर्मित माल था, उसकी मांग दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। दोनों में बहुत मांग थी, जिसमें शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। हमारे यहाँ की मांग जब दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में होती थी, तो यहाँ के शिल्पकार, व्यापारियों और उत्पादकों को बहुत लाभ होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। हम आपको मलमल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारे यहाँ मलमल होता है, आप शुद्ध कॉटन का जो वस्त्र होता है वो मलमल होता है, जो शुद्ध कपास से बनता है, जिसको हम सूती वस्त्र बोलते हैं, और वो बहुत बारीक धागे से बनाया जाता है। हमारे देश की हाथ से बनी हुई मलमल इतनी ज़्यादा फेमस थी कि एक अंगूठी में से 16 मीटर मलमल निकाल सकते थे आप। एक अंगूठी के छल्ले से आप 16 मीटर लंबा मलमल का कपड़ा इस तरफ से उस तरफ निकाल सकते थे। एक माचिस की डिब्बी में 16 मीटर मलमल को फोल्ड करके रखा जा सकता था। देखिए, हाथ से बना हुआ कपड़ा, किसी मशीन का प्रयोग नहीं। हमारे यहाँ की मलमल इतनी फेमस थी, हाथ से बनी हुई। जबकि अन्य देशों में या जहाँ औद्योगिकरण हुआ था, मशीनीकरण हो गया था मशीन से, और मशीन भी इतनी बारीक बनाना संभव नहीं है। हमें तो नहीं लगा कि आज तक किसी बाजार में किसी मशीन से बनी हुई ऐसी मलमल आई हो जो एक अंगूठी के छल्ले से 16 मीटर निकल जाए, या फिर एक माचिस की डिब्बी में 16 मीटर मलमल को फोल्ड करके रखा जा सके। इतना बारीक था मलमल का वस्त्र, और इसकी विदेशों में इतनी ज़बरदस्त मांग थी, इतनी ज़बरदस्त मांग थी
इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के व्यवसाय को तोड़ने का प्रयास किया कि भारत की मांग इतनी अच्छी है, तो भारत के लोग समृद्ध थे, हमारी वस्तुएं विदेशों में बिकती थी, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती थी। यानी इतने महंगे होते थे ये जो ढाका की मलमल थी, ढाका पहले भारत में था, वहाँ की मलमल इतनी महंगी थी कि धनाढ्य लोग ही उसको पहन पाते थे। यहाँ एक स्रोत है बाजार में संगीत, अभी हमने आपको बताया बाजार में मंदिर और मस्जिदों के पास कुछ ऐसी जगह चिन्हित होती थी जिस जगह पर नर्तकों या संगीत करने वाले लोग वहाँ आकर के संगीत या नृत्य के द्वारा मनोरंजन करते थे। तो बाजार में संगीत, यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया गया। हम 14वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। इब्न बतूता लिखता है दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाजार है। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये दिल्ली में नहीं है जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की थी। तो दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबबाद कहते हैं। जहाँ पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है, सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। इसका नाम है ताराबबाद। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। यहाँ ऐसी दुकानें हैं दौलताबाद में जहाँ प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा होता था जो दरवाज़ा मालिक के आवास में खुलता था। नहीं, दुकान का जो मालिक होता था उसके घर में वो दरवाज़ा खुलता था। घर में रहो, सुबह दुकान में आ जाओ, शाम को अंदर से फिर वहाँ पहुँच जाओ। दुकानों को कालीनों से सजाया गया था, उसमें कालीन लगाई जाती थी और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती थी। दुकान के बीचों बीच झूला लगा होता था और उस पर एक गायिका बैठी होती थी। हर दुकान के बीच अंदर एक झूला और झूले पर एक गायिका बैठी होती थी। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती थी और वो गायिका जो होती थी सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती थी और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं और जो उसकी सेविकाएं होती थी वो उसको झूला झुलाती थी। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है और जो बाजार होता था वहाँ एक विशाल ऊंचा सा गुंबद होता है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। इसी गुंबद में आकर के लोग प्रत्येक गुरुवार को सुबह की इबादत जो हो जाती थी, प्रार्थना हो जाती थी, उसके पश्चात संगीतकारों के प्रमुख और अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और जो गायिकाएं आती हैं एक के बाद एक आती हैं, उन संगीतकारों के समक्ष आकर के सूर्य अस्त होने का गीत गाती हैं और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, प्रार्थना के लिए मस्जिदें हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गाना प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया, ऐसी गतिविधियां क्यों बताई हैं? वो मनोरंजन के साधन बताना चाहता है। उस समय क्या मनोरंजन के साधन है, हमारी संस्कृति कैसी थी, गायकों को लोग गायकी सुनते थे उस समय। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर, संभवतः दौलताबाद महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के दौलताबाद में गायकों के लिए एक केंद्र था, ताराबबाद नामक वो बाजार था। हमें लगता है कि जो मुंबई को बॉलीवुड का दर्जा मिला है और फिल्म इंडस्ट्री जो वहाँ फली फूली है वो इसी ताराबबाद के कारण फूली, क्योंकि संगीत वहाँ पहले से मौजूद था, वहाँ कला पहले से मौजूद थी। संगीत, गाना बजाना, मनोरंजन पहले से ही था, इसलिए मनोरंजन की नगरी भी दिल्ली बनी और दिल्ली में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग वहाँ फला फूला। हमें यही इसका कारण लगता है, चूँकि ये 14वीं सदी की बात है। धीरे धीरे वहाँ और विकास हुआ होगा और जा कर के ये बॉलीवुड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर
इसी पाठ का तीसरा उपभाग, संचार की एक अनूठी प्रणाली। इब्न बतूता इसमें क्या कहता है या अन्य विचारक क्या कहते हैं? व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। जो व्यापारी होते थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापार के लिए वो आगे आए, इसके लिए राज्य कई प्रकार के उपाय अपनाता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे यहाँ पर। जिन रास्तों से व्यापारी व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे, उन रास्तों पर सराय बनाए गए थे। सराय जानते हो, जहां पर वो ठहर सकें। सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ। यानी भारत में जब उसने डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखी तो वो चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। यानी सिंध से लेकर के दिल्ली तक किसी व्यक्ति को पहुंचने में 50 दिन का समय लगता था, वहीं सूचना पहुंचने में मात्र, सुल्तान तक सूचना पहुंचने में मात्र 5 दिन का समय लगता। ऐसी डाक प्रणाली थी। संचार व्यवस्था के कारण वहाँ के व्यापारी अपने एक दूसरे को आदेश भेज करके वस्तुओं का आदान प्रदान या इसके लिए वो तैयार हो जाते थे। यहाँ स्रोत 10 है, घोड़े पर और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। डाक व्यवस्था का वर्णन, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, अश्व जिसको घोड़ा कहा जाता है, घोड़े, अश्व जिसको घोड़ा कहा जाता है, उलूक कहा जाता है। डाक व्यवस्था को अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था। अश्व यानी घोड़े की जो डाक व्यवस्था थी, इसको उलूक कहा जाता था। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चलित होती थी। हर 4 मील की दूरी पर एक घोड़ा यहाँ खड़ा, एक 4 मील दूर खड़ा। कोई भी डाक आएगी, ये 4 मील वाला यहाँ तक देगा, ये दौड़ के जाएगा उस 4 मील वाले को देगा, वो 4 मील वाला। इस प्रकार से डाक व्यवस्था थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे और पैदल चलने वालों के लिए हर मील पर 3 जगह स्थान हुआ करते थे। इसे दावा कहा जाता है, यानी पैदल वाले को दावा और घोड़े वाले को उलूक कहा जाता है। और यह 1 मील का 1/3 होता है, यानी 1 मील के हर तीसरे स्थान पर खड़े होते थे। इसको दावा कहा जाता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है। हर 3 मील पर एक घनी आबादी का गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है। 2 हाथ लंबी एक छड़, रॉड होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। मंदिर में बैठे लोग जब घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, वो घंटियां बजती हैं, यानी जब मंडप में बैठे होते हैं वो घंटियों की आवाज़ सुनते हैं। यानी जब संदेश वाहक शहर से यात्रा प्रारंभ करता है, जाता है वो शहर से, तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। एक हाथ में पत्र ले लेता है और दूसरे हाथ में वो घंटियां और वो छड़ लेकर भागता है, तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र ले लेता है। जो मंडप में बैठे हुए लोग होते थे, मंडप में बैठे हुए जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, घंटियों की आवाज़ सुनते थे तो वो सीधे आकर के क्या ले लेते थे, उसके हाथ से पत्र ले लेते थे और वह क्षण हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। जब तक वो अगली जगह तक नहीं पहुंचता, वहां तक वो छड़ और घंटियां हिलाते हुए दूसरा पहुंचता है। वहाँ उस जगह पर जो दूसरा दावा है, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो घंटियों की आवाज़ सुनकर यहाँ से ले लेते हैं पत्र और वो फिर और आगे तक बढ़ा देते हैं। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर
खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया है अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनाओं का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट यानी आधुनिक जिसको कोझिकोड कहते हैं, बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान यह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। यानी पहले लोग देखे उसने तो लोगों को देखकर वो विचित्र देश कहता, लेकिन जब मंदिर देखा तो उसने उसे कि मन को प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था जिसके प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज की थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे में से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। आज की बस वीडियो में इतना ही।